समीर, रोहन, अदिति और सिमरन एक साथ एक फिल्म बना रहे थे। चारों साथ में एक मीडिया कंपनी में काम करते थे और चारों में गहरी दोस्ती थी। हमारे डायरेक्टर को एक नई लव स्टोरी चाहिए। अरे यार, आजकल की लव स्टोरीज तो बिल्कुल कॉमन हो गई है। हाँ, कुछ यूनिक और अलग कहानी लानी होगी जिससे ऑडियंस को मजा आए। मैंने सुना है शहर के पुराने बंद पड़े लाइब्रेरी में कई सारी किताबें रखी हैं और उनमें बहुत सारी अनसुनी कहानियां बंद है। लेकिन वो लाइब्रेरी सालों से बंद है, वहाँ तक हम पहुँचेंगे कैसे? अगर हमें वहाँ से अच्छी कहानियां मिल सकती है तो फिर हमें कुछ ना कुछ उपाय तो जरूर करना पड़ेगा। चारों एक रात चुपके से शहर की पुरानी लाइब्रेरी में घुसने का प्लान बनाते हैं। वो लाइब्रेरी पुराने कब्रिस्तान के बगल में थी, जिस वजह से उस लाइब्रेरी के बारे में कई तरह की अफवाहें भी फैली थी। चारों उस रात हिम्मत जुटाकर लाइब्रेरी जाने का निर्णय लेते हैं। यार, मैंने सुना है उस लाइब्रेरी के बगल में ना पुराना कब्रिस्तान है और लोगों का कहना है कि उस कब्रिस्तान के आसपास ना कई लोगों ने आत्माएं देखी हैं। तू भी एक इन किताबी बातों में विश्वास करने लगी? हमें लव स्टोरी बनानी है, हॉरर स्टोरी नहीं। अदिति बिल्कुल ठीक कह रही है। हम चुपचाप जाकर लाइब्रेरी से कुछ अच्छी किताबें लेकर वापस आ जाएंगे, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। चारों गाड़ी में बैठकर बातें कर रहे थे और लाइब्रेरी की ओर जा रहे थे। तभी अचानक कब्रिस्तान के पास उनकी गाड़ी बंद हो जाती है। अरे, ये गाड़ी बंद कैसे हो गई? बंद हुई भी तो कौन सी जगह पर? हमारे बगल में पुराना कब्रिस्तान है। अरे, तू फालतू का डर रही है। तुम सभी लाइब्रेरी की ओर बढ़ो, मैं ये गाड़ी को देखता हूँ। ओके गाइस, ये सही रहेगा। समीर उस कब्रिस्तान के पास गाड़ी के पास रुक जाता है और गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करने लगता है। अदिति, सिमरन और रोहन पैदल लाइब्रेरी की ओर बढ़ते हैं। लाइब्रेरी के पास पहुंचते ही वहां अचानक से उन तीनों के सामने एक पागल सा दिखने वाला व्यक्ति आ जाता है, जिसके बड़े बड़े दाढ़ी और बाल होते हैं और उसने फटे पुराने कपड़े पहने होते हैं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कई वर्षों से नहाया नहीं है। कहाँ जा रहे हो तुम सभी? उधर मत जाओ, वहाँ मौत है। उस आदमी को देखकर तीनों डर जाते हैं। पागल व्यक्ति तीनों के आसपास अजीब सा उछलता कूदता हुआ घूमने लगता है। कौन हो तुम? हट जाओ हमारे रास्ते से, मौत का साया है। जो भी यहाँ आया है वापस ना जा पाया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। राहुल वहाँ पर पड़े एक लाठी से उस पागल आदमी को मारकर भगाने की कोशिश करता है। वो व्यक्ति उन तीनों को देखकर पागलों की तरह हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। तुम सबका समय आ गया है। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से, वरना सब मरेंगे। वो इंसान ऐसा क्यों बोल रहा था? अरे यार, तुम एक पागल की बात पर विश्वास कर रही हो, उसे तो खुद का होश नहीं। चलो जल्दी से जो काम करने आए थे वो कर लेते हैं। तीनों लाइब्रेरी के पीछे की खिड़की का शीशा तोड़कर लाइब्रेरी के अंदर घुस जाते हैं। लाइब्रेरी में कई तरह की पुरानी किताबें रखी होती है। तीनों लव स्टोरी की किताब ढूंढने लगते हैं। उस लाइब्रेरी में चारों ओर अंधेरा होता है। तभी अचानक से एक किताब अदिति के पास आकर गिरती है। वो किताब एक सफेद कपड़े में लिपटी होती है और उसके ऊपर कई तरह के धागे भी बंधे होते हैं। ये कौन सी किताब है और ये इस कपड़े में क्यों लपेट कर रखी है? अदिति सारा धागा और कपड़ा हटाकर वो किताब निकालती है। उस किताब के ऊपर राजकुमार और वैश्या की प्रेम कहानी लिखा होता है और उस किताब के ऊपर कुछ अजीब सी चित्र भी बनी होती है। अदिति उस किताब को देखकर खुद को रोक नहीं पाती। तुम्हें कोई अच्छी किताब मिली क्या? ये देख,
इस किताब का टाइटल कुछ यूनिक लग रहा है। और तो और इस पर बहुत ही अजीब चित्रकारी भी की हुई है। देख। ठीक है, हम इसे ना बैग में रख लेते हैं, वो हम बाद में पढ़ लेंगे। इस किताब को मैं अपने पास रख लेती हूँ। अदिति उस किताब को अपने बैग में रख लेती है। अचानक अदिति को लगता है कि बैग के अंदर वो किताब अपने आप खुल रही है और बंद हो रही है। तभी वो उस किताब को अपने बैग से बाहर निकालती है और अचानक एक तेज हवा का झोंका आता है, जिससे उस किताब के पन्ने पलटने लगते हैं। क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? इस किताब के पन्ने अपने आप कैसे पलट रहे हैं? तभी उस किताब के पन्ने पलटने बंद हो जाते हैं। वो किताब के पन्ने एक जगह आकर रुक जाते हैं। उस पन्ने पर राजकुमार और उसके पैरों के पास बैठी लड़की की तस्वीर होती है, जिसके कपड़े देखकर वो एक वैश्या प्रतीत होती है। अदिति उस पन्ने को पढ़ने लगती है। राजकुमार और वैश्या की प्रेम कहानी। ओह, ऐसी कहानी तो धूम मचा देगी। जैसे ही अदिति उस पन्ने को पढ़ती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो डर कर उस किताब को फेंक देती है। तभी वो देखती है कि उस किताब पर बनी वैश्या की तस्वीर वहां से गायब हो जाती है और वो औरत अदिति के सामने खड़ी होती है। तुम तो राजकुमार की प्रेमिका हो ना, जिसकी तस्वीर किताब में थी? लेकिन तुम बाहर कैसे आ गई? वो वैश्या अपने घुंघरू बजाते हुए अदिति के सर को अपने पैरों से दबा देती है। अदिति के मुंह से आवाज निकलनी बंद हो जाती है। अदिति उससे जान की भीख मांगती है, लेकिन वो वैश्या अदिति के सर को अपने पैरों तले कुचल देती है और अदिति की आंखें और जुबान बाहर आ जाती है। उसके नाक से खून बहने लगता है और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। वो वैश्या अपने बाल बांधते हुए वहां से गायब हो जाती है। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हमने सारी बुक इकट्ठा कर ली है, इसमें जरूर कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाएगा। राहुल और सिमरन अदिति को ढूंढने लगते हैं। सिमरन की नजर अदिति पर जाती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो बैठकर किताब पढ़ रही हो। अरे यार अदिति, चल, हमें यहाँ से निकलना है। तू यहाँ बैठकर किताब क्यों पढ़ रही है? अदिति का कोई जवाब नहीं मिलने पर सिमरन उसके पास जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है। अदिति की लाश लुढ़क कर गिर जाती है। सिमरन अदिति को देखकर डर जाती है और वो जोर से चिल्लाती है। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? अदिति, अदिति, अदिति! रोहन अदिति की लाश को देखकर हैरान हो जाता है और वो सिमरन का हाथ पकड़कर वहां से भागने लगता है। तभी वो गलती से अपना पैर उस किताब के ऊपर रख देता है। अदिति की ऐसी हालत किसने की होगी? ये देखकर ऐसा लगता है मानो जैसे कोई बुरी ताकत का काम हो। हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। तभी वो किताब रोहन और सिमरन के पैर में फंस जाती है और दोनों गिर जाते हैं। ये किताब, ये वही किताब है जो अदिति ने अपने पास रखी थी। रोहन और सिमरन उस किताब को देखने लगते हैं और देखते ही देखते किताब पर बनी वैश्या की तस्वीर अपना हाथ निकालकर रोहन का गला पकड़ लेती है। दोनों ये देखकर डर जाते हैं। अदिति रोहन का गला छुड़ाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ से वो वैश्या की तस्वीर गायब हो जाती है। तुम ठीक तो हो ना? ये सब क्या हो रहा है? ये जरूर शापित किताब है। ये औरत की तस्वीर अचानक गायब कैसे हो गई? इस किताब ने ही अदिति की भी जान ली होगी। I'm sure। तभी सिमरन और रोहन के ऊपर गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी पड़ती है। बाहर समीर गाड़ी लेकर आ चुका था। सिमरन और रोहन को बाहर बुला रहा था। अरे यार, तुम लोग सब बाहर आ जाओ, गाड़ी ठीक हो गई है, चलो यहाँ से निकलना होगा। सिमरन और रोहन उस किताब को वहीं छोड़कर गाड़ी की ओर भागते हैं। वो दोनों जैसे लाइब्रेरी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, वहां पर वो वैश्या आ जाती है और अपने पायल बजाने लगती है। दोनों ये देखकर डर जाते हैं।
कौन हो तुम और हमें क्यों मार रही हो? हम तो तुम्हें जानते भी नहीं हैं। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हमें छोड़ दो। तभी वो वेश्या सिमरन और रोहन का गला दबाने लगती है और दोनों को हवा में उठाते हुए कांच की खिड़की पर पटक देती है। देखते ही देखते उन दोनों की मौत हो जाती है। लाइब्रेरी के बाहर से समीर ये सब कुछ देख रहा था। समीर अपने हाथ में एक ताबीज लेकर लाइब्रेरी के अंदर घुसता है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। मुझे पता था ये किताब खूनी है, इसीलिए मैंने अपने दोस्तों को किताब लेने भेजा था। वेश्या समीर को छू भी नहीं पाती है। समीर किताब पर ताबीज बांध देता है और उस किताब को अपने साथ गाड़ी में रखकर ले जाने लगता है। बेचारे मेरे दोस्तों को ये नहीं पता था कि ये सब मेरा करा धरा है। अब मेरे पिताजी प्रोफेसर मंतोष पांडे का रिसर्च पूरा हो पाएगा। ये खूनी किताब का राज अब इस दुनिया को पता चलेगा और पिताजी वेश्या को अपने कब्जे में कर लेंगे। तभी समीर देखता है रोड के बीचों बीच वो वेश्या खड़ी है। वो अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाता है और उसकी गाड़ी सीधा कब्रिस्तान की दीवार पर जाकर टकराती है। समीर की वहीं पर मौत हो जाती है। वो किताब वहीं कब्रिस्तान के पास एक कब्र में गिर जाती है और वहीं दफन हो जाती है। यार यहाँ आ तो गए, लेकिन पता नहीं क्यों कोई फार्म हाउस मिल ही नहीं रहा जहाँ हम एटलीस्ट एक वीक रुक सके। बात तो सही है, लेकिन कोशिश जारी रखनी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हमें ठिकाना मिल ही जाएगा। बाबू साहेब, क्या आप लोग रहने की जगह ढूंढ रहे हैं? हाँ, लेकिन आप कौन हैं? मेरा नाम जय शुक्ला है और हम यहीं के निवासी हैं। हमारा एक पुराना सा लेकिन आलीशान फार्म हाउस है जो कि शहर के एकदम कोने में है। दो कपल्स अपने हॉलिडेज को एंजॉय करने के लिए मनाली गए थे, जहां उन्हें कहीं भी रहने के लिए होटल रूम नहीं मिल रहा था। लेकिन एक आदमी उनके पास आता है और उन्हें ये ऑफर करते हुए कहता है कि आप चाहे तो मेरे मकान में रह सकते हैं। किराया लगभग आधा था और इसमें भी अच्छी बात यह थी कि फार्म हाउस बहुत बड़ा और आलीशान था। लेकिन हर खूबसूरती के पीछे कोई ना कोई खतरनाक सच छुपा होता है। देखो साहब, ये घर तो काफी अच्छा है, लेकिन प्लीज यहाँ ज्यादा शोर शराबा ना करिएगा और बेसमेंट का दरवाजा हमेशा बंद रखिएगा। हम क्या करेंगे और क्या नहीं, इसकी चिंता आप न करें। आपको आपका किराया मिल जाएगा, बस आप इससे मतलब रखें। सुशांत जय शुक्ला होम ओनर की बातों को एकदम से नजरअंदाज करता हुआ उन्हें वहां से जाने को कहता है। आज ट्रैवलिंग की वजह से सभी काफी थक चुके थे। इसी वजह से सबने तुरंत बेड पकड़ना सही समझा। रात 12 बजे अचानक से तेज गुर्राहट सुनाई पड़ने लगी। कोई जानवर था जो जोरों से गुर्रा रहा था और ये आवाजें लगातार आ रही थी। स्नेहा, उठो, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ यार, लेकिन ये आवाज बहुत अजीब और डरावनी लग रही है। कोई आदमखोर जानवर था जिसकी लगातार तेज गुर्राहट ने उन चारों की नींद उड़ा दी और उसके बाद सभी लिविंग एरिया में पहुंचे। ओह शिट, मकान मालिक के 15 मिस्ड कॉल्स। ऐसा क्या तूफान आ गया? उस हाउस के ओनर ने उन्हें 15 मिस्ड कॉल्स दिए थे। गहरी और थकावट से भरी नींद और फोन के साइलेंट होने के कारण वो फोन नहीं देख पाया था। इसी वजह से उसने ओनर को कॉल बैक किया। हेलो, अरे शुक्ला साहब, ऐसा क्या हो गया कि आपके इतने मिस्ड कॉल्स हैं? साहब, आप लोग आज गलत समय में गलत जगह आ गए हो। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कुछ पैसों की लालच में आपको उस फार्म हाउस का सच बताना जरूरी नहीं समझा। सबसे पहले तो आप जाकर बेसमेंट का दरवाजा बंद करिए
क्योंकि मुझे बाद में याद आया कि वो दरवाजा तो खुला ही हुआ है। वो हैवान कभी भी वहाँ से निकल सकता है। कौन हैवान? आप क्या बात कर रहे हो? इतने में फोन अपने आप कट गया। मकान मालिक कुछ बहुत जरूरी बात बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अफसोस आज किस्मत भी इनके साथ नहीं थी। क्या हुआ सुमित? क्या बात हुई? वो कुछ बेसमेंट के बारे में बता रहे थे कि जल्दी से दरवाजा बंद कर लो, वरना वो हैवान कभी भी वहाँ से निकल सकता है। ये शुक्ला भी ना, इसीलिए तभी मैंने इस पर गुस्सा किया था। ये कोई वक्त है मजाक करने का? इतने में एक और तेज गुर्राहट पूरे फार्म हाउस में गूंजने लगती है। यार तुम लोग रुको, मैं जस्ट अभी देख कर आया कि कहीं बेसमेंट से तो ये आवाजें नहीं आ रही। सुमित भागता हुआ बेसमेंट की तरफ जाता है और दरवाजा बंद करने के मकसद से वो बेसमेंट के बाहर खड़ा हो जाता है। तभी सुमित की एक तेज चीख निकल जाती है, जिससे सब बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। ओह शिट! सुमित! सुमित! हर कोई सुमित को आवाज लगाते लगाते बेसमेंट में पहुंचते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। उनके पैर, हाथ और जबान सब एक साथ कांपने लगते हैं। सुमित, क्या हो गया भगवान? चुप हो जाओ निधि, वाकई ये बहुत दर्दनाक है, लेकिन मैं इस हैवान को नहीं छोड़ूंगा। अभी के लिए शांत रहो, क्योंकि हल्की आहट से हमारा भी वही हाल होगा जो सुमित का हुआ। जब वो सभी सुमित की चीख पर बेसमेंट गए तो उन्होंने देखा एक 7 फुट का मॉन्स्टर उल्टी दिशा में घूमे सुमित के गर्दन को नोचे जा रहा था। ये दिल दहलाकर रख देने वाला दृश्य देखकर बचे तीनों धीरे धीरे पीछे हटने लगे। वो तीनों अब एग्जिट गेट के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर एकदम उनके सामने आकर्षित हो गया और अपनी तलवार से सुशांत की गर्दन को एक पल में उसके शरीर से अलग कर दिया। इससे पहले कि वो मॉन्स्टर निधि और स्नेहा की तरफ बढ़ता, एक तेज फायर स्मोक था वो जो पूरे घर में फैलने लगा, जिससे वो शैतान पीछे हटने लगा। ऐसा लग रहा था उसे उस चीज से डर लग रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलो, मैं हूं शुक्ला। वो दोनों बहुत ज्यादा डर गई थी और दरवाजा खोलने पर उन्हें बाहर उनके मकान का मालिक खड़ा दिखा। वो भी अपनी आंखों में आंसू लिए था। मैडम, जल्दी से यहाँ से निकलिए। ये जिस शैतान से अभी आपका सामना हुआ था, वो असल में एक ऐसा शैतान है जो इंसान के जिस्म का पूरा खून निगल लेता है। अगर इसको थोड़ी सी भी किसी के खून की गंध लग गई तो ये अपनी गुर्राहट से उसे अपने पास बुलाता है और उसे अपना जरिया बनाकर उसके साथ आए हर एक शख्स को मौत के घाट उतार देता है। हाँ, वैसे आज राइडिंग के समय सुमित का पैर छिल गया था। हो सकता है शायद उसी खून का उस हैवान ने गंध ले लिया हो सकता नहीं, यही हुआ है। लेकिन उस हैवान को आग और इसके धुएं से बहुत डर लगता है। इस हाउस का बेसमेंट ही उसका अड्डा है, जहां वो छुपा रहता है और अपने शिकार किए गए जिस्म को टांग कर रखता है। चलो जल्दी से यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद से वो तीनों वहां से भाग जाते हैं। इस घटना का छाप आज भी उनकी जिंदगी पर घाट लगाए बैठा है कि अगर उस रात उनकी तकदीर में मौत लिखी होती तो वो खून का प्यासा न जाने उन्हें कितनी दर्दनाक मौत देता। दादाजी,
दादाजी, वो वाली कहानी सुनाओ ना, वो गांव की डायन वाली। अरे बच्चों, अभी रात हो गई है। ऐसे छोटे बच्चे रात को भूत प्रेत की कहानियां नहीं सुनते। दादाजी, अब हम बड़े हो गए हैं, प्लीज हमें भी वो वाली कहानी सुनाओ ना। अच्छा ठीक है बच्चों, अगर तुम लोग इतनी जिद कर ही रहे हो तो सुनाता हूँ। बात है आज से कई साल पहले की। साल था 1999, जब गांव में दशहरा का पर्व था। सभी लोग मेला देखने जा रहे थे कि तभी कुछ लोगों ने सड़क पर एक लंबे से साड़ी को बिछा देखा। उस साड़ी को देखकर सबको कुछ ठीक नहीं लगा। सबका उस साड़ी को लांघकर रास्ता क्रॉस करने को मन किया, लेकिन एक आवारा सा लड़का नहीं माना और उसने उस साड़ी को लांघ दिया। सड़क के किनारे से गुजरते वक्त लोगों ने बांसवाड़ा के पास से एक आवाज सुनी, जो कि पानी के बौछार की थी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कोई नहाता है। लोगों ने जब उस तरफ टॉर्च मारा तो उन्हें एक औरत नहाती हुई दिखी, लेकिन अगले ही पल सबकी टॉर्च एक साथ फ्यूज हो गई और फिर से अंधेरा छा गया। सब समझ गए, हो ना हो ये कोई भूतनी या डायन ही है। सबका शक बिल्कुल यही था। सब उस रात फटाफट वहां से निकले। अगली सुबह गांव में एक खबर आग की तरह फैल गई कि एक डायन ने इस गांव को श्रापित कर दिया है और वो लड़का जिसने पिछली रात उस साड़ी को लांघा था, उसने उसी रात खुद के घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये सारी खबरें गांव में आग की तरह फैल गई और हर कोई बस उसी डायन की दहशत की बातें करने लगा। अक्सर दशहरा, दिवाली जैसे पर्व में गांव खेड़ों में डायने वगैरह घूमा करती है। ये एक आम बात थी, तो लोगों ने सोचा कि जैसे ही दशहरा बीतेगा सब कुछ शांत हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उस डायन की तबाही ने अपना जन्म लेना शुरू किया था। दशहरा के 10 दिन बीतते ही गांव में एकदम से कयामत आ गई। सारे पालतू मवेशी मरने लगे। कोई देर रात उन्हें मारकर उनका पूरा खून चूस लेता। जिंदा बच्चे भी गांव में पैदा नहीं हो रहे थे। गर्भवती महिलाओं का बच्चा उनके गर्भ में ही मर जाता। सबका यही मानना था कि इन सब का कारण वही डायन है जिसने अपने श्राप से पूरे गांव को बर्बाद कर दिया है। गांव में अब खेती होना भी नामुमकिन हो गया था। खेतों में बंजर जमीनें थी, सारी फसल सूख गई थी और इसी कारण कई किसानों ने खुदकुशी कर ली। दादाजी, लेकिन डायन इस तरह लोगों को क्यों मारती थी? क्या वो कोई बदला लेने आई थी? नहीं, वो किसी बदले के मकसद से नहीं आई थी। वो इस गांव को हासिल करना चाहती थी, क्योंकि उसे हमारे गांव को अपना अड्डा बनाना था, जिसका सुझाव उसे एक तांत्रिक ने दिया था। कुछ सालों पहले गांव वालों ने उस तांत्रिक के घिनौने कामों की वजह से पीट पीट कर उसे गांव से बाहर निकाल दिया था और उसके ही सुझाव पर उस डायन ने हमारे गांव पर निशाना साधा था। दादाजी, फिर आगे क्या हुआ? क्या उस डायन ने सबको मार दिया? नहीं बेटा, सबको मारना संभव नहीं था, लेकिन जो नियमों को नहीं मानता
वो उस डायन के जाल में आसानी से फंस जाता। नियम? कैसे नियम दादाजी? जैसे सूरज ढलने के बाद घर के दरवाजे खिड़की बंद कर लेना, किसी के दरवाजा खटखटाने पर दरवाजा ना खोलना। लेकिन इससे डायन शांत नहीं बैठी, बल्कि उसने दूसरा पैंतरा आजमाया। अब तो शादी बारात भी गांव में नहीं हो सकते थे, वरना डायन के पास एक भारी मौका होता अपना शिकार फंसाने का। उसने गांव के सभी लोगों को अपने वश में करना शुरू कर दिया और उससे दूसरों को नुकसान पहुंचाना चालू किया। धीरे धीरे उस डायन का आतंक बढ़ता चला गया। दादाजी, फिर गांव वालों को उस डायन से छुटकारा कैसे मिला? गांव वाले उस डायन की दहशत से घबराए थे। इसी बीच सभी में ये खबर उठती है कि ये काम उसी तांत्रिक का है जिसे 3 साल पहले गांव से धक्के देकर बाहर कर दिया गया था। गांव वाले गुस्से में लाल हुए उस तांत्रिक का पता करते हैं और फिर उसे जान से मारने की धमकी देते हुए कहते हैं, सुन बे तांत्रिक, उस डायन को किसी भी तरह गांव से बाहर कर। हमें पता है तूने ही उस डायन को हमारे गांव के पीछे लगाया है। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तुझे हम ऐसी भयानक मौत देंगे कि तू तंत्र विद्या भी भूल जाएगा। गांव वाले उस तांत्रिक से उसका कवच छीन लेते हैं जिसके सहारे वो जिंदा था। अगर कुछ दिनों में उसे वो कवच दोबारा नहीं मिलेगा तो वो अपनी सारी शक्तियां खो देगा, जिससे उसकी सालों की तपस्या पर पानी फिर जाएगा। तांत्रिक को मजबूरन गांव आना ही पड़ा। उसने साल के आखिरी रात को साधना शुरू की। साधना में मैं और मेरे 2 और साथी बैठे थे। तांत्रिक ने मंत्रों को जपना शुरू किया। वो डायन कुछ ही पल में सामने हाजिर हुई, जो कि बहुत ही डरावने चेहरे के साथ आई थी। उसे देखकर हम सब अंदर से कांप गए, लेकिन भाग भी नहीं सकते थे। अगर भागते तो जान से हाथ धोना पड़ता। अब तुझे इस गांव को छोड़ देना चाहिए। मेरा मकसद पूरा हो गया है। मकसद तो तेरा पूरा हुआ है, मेरा नहीं। आई तो मैं तेरे मकसद के लिए थी, लेकिन जाऊंगी अपना मकसद पूरा करके। वो डायन गांव छोड़कर जाने को नहीं मानती। फिर तांत्रिक अपना सबसे ताकतवर योग शुरू करता है और कई घंटों तक चली साधना के बाद आखिरकार वो डायन कमजोर पड़ जाती है और फिर तांत्रिक उसे सामने के पीपल के पेड़ में बांध देता है। मुक्त होने के लिए तांत्रिक उसे गांव छोड़कर चले जाने की शर्त रखता है। देख, अगर तू चाहती है कि तू आजीवन इसी पेड़ में बंधी रहे तो अब भी अपनी जिद पर बनी रह, और अगर तू इस गांव को छोड़ने का वादा करती है तब मैं तुझे आजाद कर दूंगा। ठीक है तांत्रिक, मैं इस गांव को छोड़ दूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि यहाँ मौजूद कोई भी शख्स आज की रात हुई दास्तां का जिक्र कभी भी किसी से नहीं करेगा, अन्यथा मैं उसके सामने आ जाऊंगी और उसे मार दूंगी। इतना कहते ही वो डायन बेहोश हो जाती है और तांत्रिक उसे पेड़ से आजाद कर देता है और गांव फिर से हरा भरा हो जाता है। अरे दादाजी, आपने तो कहा कि उस डायन ने सबसे ये वादा लिया था कि कोई भी उस रात की दास्तां का जिक्र किसी से भी नहीं करेगा, वरना वो सामने आ जाएगी। आपने तो हमें ये सब बता दिया। हे राम, ये मेरे से क्या हो गया? बुढ़ापे में याददाश्त कमजोर हो गई, जो अपनी मौत को बुलावा दे बैठा। तभी घर की लाइट चली जाती है और हल्की रोशनी में उन तीनों को सामने
एक औरत की बड़ी परछाई नजर आती है। और तभी दादाजी को एक तेज दिल का दौरा पड़ता है और दादाजी की कहानी और उनके जिंदगी की अवधि यहीं समाप्त हो जाती है।